क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बताया जाए। आज पढ़िए वायुमंडलीय दाब के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। देखिए इधर वायुमंडलीय दाब, इसको जो मापा जाता है, किसको? वायुमंडलीय दाब के मापक यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। कौन मीटर? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब के मापक को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। और ये बैरोमीटर समंदर के तल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? समंदर के तल में। याद रहा? ध्यान दीजिए इधर कि वो वायुमंडलीय दाब के मापक यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। यह कहाँ लगाया जाता है? समंदर के तल में लगाया जाता है। समंदर के तल में लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्षेत्र के ऊपर, किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु पर, किसी क्षेत्र के ऊपर, किसी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु पर, फैली हुई वायु पर, फैली हुई वायु, फैली हुई वायु पृथ्वी पर, किस पर? याद रहेगा, ध्यान से देखिए लैंग्वेज इसका। किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई, किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु, फैली हुई वायु पृथ्वी पर लंबवत दबाव डालती है। क्या डालती है? लंबवत मतलब समझते हैं? ऐसे खड़ा, मतलब खड़ा। क्या कहा परिभाषा? किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु, किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु पृथ्वी पर, पृथ्वी पर लंबवत क्या करता है? लंबवत दबाव डालता है। लंबवत दबाव डालता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा, किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु पृथ्वी पर किस रूप में दबाव डालता है? लंबवत। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। किसमें? परपेंडिकुलर। लंबवत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर रूप में क्या करती है? दबाव डालती है। दबाव डालती है। कौन? किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई हवा पृथ्वी पर लंबवत दबाव डालती है। वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। और यह समंदर के तल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? समंदर के तल में। अब देखिएगा बैरोमीटर में क्या क्या होता है। बैरोमीटर में पारा भरा हुआ रहता है। पारा का संकेत क्या है? Hg। पारा का संकेत क्या है? Hg। याद रखिएगा, पारा का संकेत Hg होता है। Hg होता है। मिलान करने में दे देगा, मिलान करने में ऐसा डाल देगा। अभी देख रहे हैं एग्जाम, मिलान करने वाला पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इधर बैरोमीटर में क्या भरा होता है? बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र का नाम है और यह समंदर के तल में लगाया जाता है। इसमें पारा भरा हुआ रहता है। इसमें पारा भरा हुआ रहता है और यह 3 कंडीशन के हिसाब से काम करता है। कौन? बैरोमीटर। क्या कंडीशन के हिसाब से? 3 कंडीशन। अब तीनों कंडीशन में देखिए केस 1 में क्या लिखे हैं? पारा अचानक गिर जाए, पारा अचानक गिर जाए। ये नहीं कि कहीं टंगा था वहां से गिर गया तो खराब हो जाएगा। पारा में मीटर होता है, पारा में मीटर होता है। ऐसे सेमी सर्किल बनाता है वो। क्या करता है? अचानक पारा का गिर जाना, पारा का गिर जाना किसको दर्शाएगा? कि चक्रवात आने वाला है। क्या आने वाला है? चक्रवात आने वाला है। ध्यान आएगा कि पारामीटर समंदर के तल में लगाया, जितना रहता है उस पर वो जितना पे मीटर पे पारामीटर को लगाया उतना पे लगा हुआ है। अचानक से पारामीटर गिर गया, अचानक से पारामीटर गिर गया, बैरोमीटर नहीं गिर गया, बैरोमीटर पारामीटर का गिर जाना, पारा का गिर जाना, पारामीटर का अचानक से क्या होना? गिर जाना या अचानक से कम हो जाना क्या कहला? किसको दर्शाएगा? कि अब चक्रवात आने वाला है। क्या आने वाला है? चक्रवात आने वाला है। यह था केस 1। केस चक्रवात। चलिए चक्रवात ये भी याद रखिएगा, चक्रवात का इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। चक्रवात किसको? क्या चक्रवात बताते हैं? 1 मिनट देखिए। अभी जैसे अभी से कुछ 1-2 महीना पहले का समय जो था गेहूं कटनी के समय में, तो देखते हैं आज कभी भी देखे होंगे घर के बाहर बैठे हैं
हवा का झोंका पन्नी तन्नी जो रास्ता में रहता है वो ऐसे 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 करके उड़ने लगता है, जिसको कहते हैं विंडो। ये लोग विंडो, वही वही जब बड़ा रूप लेता है तो उसको कहते हैं बवंडर। क्या कहते हैं? बवंडर। उससे बड़ा रूप कहला जाता है चक्रवात। चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। भारत में कौन सा चक्रवात आता है? साइक्लोन। क्योंकि भारत में जो चक्रवात भी अलग अलग है। चक्रवात का नाम सबसे अधिक लड़की लोग के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? पूछ सकता है आपको कि अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, तो कैटरीना। कौन आता है? कैटरीना आता है। ठीक है। बांग्लादेश में नीलम। बांग्लादेश में नीलम। भारत में चक्रवात। नाम है चक्रवात, साइक्लोन इंग्लिश में। साइक्लोन को इंग्लिश में चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। याद रहेगा ये सब याद रखिएगा। खैर पढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे करेंगे, सब याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सब याद रहेगा। खाली जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ना खाली पढ़ते जाइए। एक बार में नहीं होगा, दोबारा जिस दिन रफ्फू किया जाएगा ना, रफ्फू किया जाएगा उसमें सबका विकेट गिर जाएगा। ठीक है। अभी कम से कम ये देखिए कि जो पढ़ा रहे हैं कहीं सेट दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेट देने जाइए या कहीं भी पता कीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि, जब पता चल जाए कि हाँ पढ़ाया हुआ आ रहा है, अपने ऑटोमेटिक घुसने लगेगा और पढ़ने में भी, पढ़ने का भी चाह करने लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो सब जो गए हैं पर एग्जाम देने के लिए, अभी वहां से मैसेज भेज रहे हैं, क्या हमारे कहने पर भेज रहे हैं? क्वेश्चन वहां आया नहीं, बिछा के आया। आना तो सबको आता है। 150 2 घंटा होगा। 2 घंटा से 2 घंटा तो निश्चित है। हाँ 2 घंटा होगा। ऐसा क्वेश्चन है कि 1 घंटा नहीं लगेगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा टोटल का टोटल। दे रहे हैं, ले पहने रहे हैं। कहते स्टूडेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस तो दे रहे हैं, आप पूरा खोल के दे रहे हैं बढ़िया से। आप ले नहीं रहे हैं, तो इसमें किसका गलती है? इसमें किसका गलती है? इसलिए ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है कि जो दे रहे हैं उसको लीजिए। क्या कीजिए? उसको लीजिए और लेके उसको फ्रिज में न रखिए, उसको उस जगह रखिए जो हरदम रन करते रहे। समझे? अब देख रहे हैं कितना दे रहे हैं, 1 2 3, अब मैथ रीजनिंग अलग से 5, इंग्लिश आ गया 6 गो देने वाला है, लेने वाला 1 गो है। अब सोचिए कि कितना लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तब ये वर्दी चढ़ेगा, नहीं तो जिंदगी गुंडागर्दी में बीत जाएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? बोलिए हाँ। चलिए अब अगला देखिए। तो बैरोमीटर में केस, बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। पहला केस में क्या बोले? पारा का अचानक गिर जाना चक्रवात को दर्शाएगा। और जब पारा धीरे धीरे गिर रहा है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे गिर रहा है, तो वह बता रहा है कि वर्षा होगी, वर्षा होगी। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? वर्षा होगी कब? जब पारा धीरे धीरे गिर रहा है तो वह दर्शा रहा है कि अब वर्षा होगी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। केस 3 में क्या कर रहा है? क्या कैसे पता चलेगा? जाइए देखिए, वहां मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र जाइए, अब वहां देखिए, बैठिए, वहां पैरामीटर लगा रहता है, बड़का पैरामीटर लगा रहता है। ठीक है। और सब दिखाएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब बैरोमीटर को कहाँ लगाया जाता है? पृथ्वी के, समंदर के तल में, समंदर के तल में। चलिए देखिए इधर केस 3 में क्या कहा? पारा अगर ऊपर उठ रहा है, पारा अगर ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा। किसको दर्शा रहा है? कि अब मौसम साफ होगा, बादल हटेगा, मौसम क्या हो जाएगा? एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। तीनों केस याद रहा? पैरामीटर का अचानक से गिर जाना किसको दर्शाएगा? धीरे धीरे, और धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा। कोई दिक्कत? जिस समय बादल छाए
धीरे धीरे धूप का किरण दिखने लगे तो क्या करते हैं, आप दिन खुलतो, आप दिन खुलतो, तो मैंने पैरामीटर अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ी रहा है। की करी रहा है, चढ़ी रहा है। इसका उल्टा होता है आदमी में, इसका उल्टा होता है पैरामीटर अगर नीचे हो गया तो सर्वर डाउन है, शांत स्वभाव में है। जैसे धीरे धीरे कुकुर कुंडी दिखा कि बस पैरामीटर उसका हाई हो जाता है, बस किसको मारेगा किसको तोड़ेगा कोई लिमिट, कि खुद टूटेगा पता नहीं। क्या समझे कि ना समझे, कोई दिक्कत, आगे बताया जाए। हाँ, उड़न खटोला कहाँ चल गए, नहीं आया, चलिए नहीं आया तो क्या कीजिएगा। देखिए इधर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, अंक याद रखिएगा 1013.23, 1013.23 मिली बार, मिली बार होता है, याद रहेगा। वायुमंडलीय दाब बराबर कितना, 1013 मिली, 1013.23, 1013.23 मिली बार होता है। इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे, आगे बताएं कितना रहेगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1013.23 मिली बार। अब यह 776 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। यह कितना, 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। कौन चीज, वायुमंडलीय दाब। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। इसको याद रहे ना रहे, इसको याद रखिएगा कि 1013.23 मिली बार होता है वायुमंडलीय दाब बराबर। कोई दिक्कत, चलिए आगे जाना। अब आइए यहां से चले आइए पहले यहाँ, यहां से चले आइए पहले यहाँ। पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब पेटी पाई जाती है। पेटी माने परत, पेटी माने पृथ्वी पर क्या गो, वायुमंडल क्या गो है पृथ्वी पर, परत 5 गो है। कौन कौन, क्षोभ, संताप, मध्यम, आयन, बहिर। आयन और बहिर ये दोनों किससे आया था, तो तापमंडल से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। कौन स्फेयर। अब देखिए यही है, ये तो आज शॉर्टकट में बनाए हैं, ठीक है, ये समझाए हैं खाली। कल जो पढ़िएगा फिर कल इसमें बताएंगे कि किसको पूर्वा पवन कहते हैं, किसको पछुआ पवन कहते हैं, किसको व्यापारिक पवन कहते हैं, किसको डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम में क्या होता है नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिटेल्स अभी बताते हैं, बाकी डिटेल्स कल बताएंगे, क्योंकि उसका चित्र पहले बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि होता है क्या क्या। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अभी देखिए, तो वायुमंडल पर 7 वायुमंडलीय दाब पेटी होती है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये गोलका को देख लीजिए, गोलका देखे ठीक से। चलिए अब देखिए, आप ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव, ये हुआ आपका दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया आपका पूरा दुनिया, ये हो गया पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा एकदम बढ़िया से कि ध्रुव पर, किस पर, ध्रुव पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उच्च होता है कि निम्न होता है, उच्च होता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव पर हो या ध्रुव, दो एगो होता है, एगो उत्तरी और एगो। तो वायुमंडलीय दाब ध्रुव पर क्या होता है, उच्च होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिएगा, ध्रुव पर क्या होता है, उच्च होता है। ध्रुव के बाद का जो लेयर है वह कहलाता है उपध्रुव। क्या कहलाता है, उपध्रुव। क्या कहलाता है, उपध्रुव। उपध्रुव पर कैसा दाब होता है, निम्न दाब होता है। क्या होता है, निम्न दाब होता है। ध्रुव पर, उपध्रुव पर कोई दिक्कत नहीं ना, ध्रुव पर, उपध्रुव पर निम्न दाब, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए इधर, आप देखिए ध्रुव पर तो उच्च दाब हो गया, उपध्रुव पर हो गया निम्न दाब। अब उपध्रुव पर निम्न दाब देखिए, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है 66.5 डिग्री पर झुका है। क्या डिग्री, 66.5, और निचला 45 डिग्री, निचला 45 डिग्री। कोई दिक्कत, डिग्री याद रखिएगा। उपध्रुव में ऊपर की ओर 66.5 डिग्री और नीचे की ओर 45 डिग्री। अब उससे बाद वाला जो लेयर आएगा उसको कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। कोई दिक्कत, इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब। इसी में पढ़िएगा अश्व अक्ष भी किसको कहते हैं,
वो कल बढ़िया से बैठाएंगे चित्र, एक एक का नाम लिखेंगे ताकि चित्र से याद रह जाएगा। अभी पूछा, अभी हमारे तरफ देखिए तो अभी पूछा ध्रुव कहाँ है, उत्तरी ध्रुव, तो बिना बोर्ड पर देखे ध्यान में आता है कि नहीं कि कहाँ लिखा हुआ था। ग्लोब किधर बना है, बोर्ड के इस तरफ की उस तरफ, राइट साइड। यही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रटने से याद, जब तक उसको फिगर के साथ नहीं देखिएगा तब तक याद नहीं रहता है। क्या रहता है? नहीं रहता। अगर जिनको रह जाता है वो बहादुर है। क्या है? बहादुर है। तो पहले ध्रुव, ध्रुव पर कौन सा दाब? उच्च दाब। उसके बाद आएगा उपध्रुव, उपध्रुव पर निम्न दाब, उपध्रुव पर ऊपर की ओर 66.5 डिग्री, नीचे की ओर 45 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके बाद आएगा उपोष्ण ध्रुव, उपध्रुव। उपोष्ण, उपोष्ण पर, इस जो पॉइंट का नाम है उपोष्ण, इसको क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? उपोष्ण। उपोष्ण पर क्या होता है? उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब होता है। उपोष्ण पर कौन सा दाब होता है? उच्च दाब होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, उपोष्ण पर उच्च दाब होता है। ऊपर की ओर 35 डिग्री और नीचे की ओर 23.5 डिग्री। याद रहेगा? एक तरफ याद कीजिए, दूसरा अपने याद हो जाएगा। एक तरफ याद कीजिए, दूसरा ध्रुव पर कैसा दाब होता है? उच्च दाब होता है। उपध्रुव पर निम्न दाब, ऊपर की ओर 66.5, नीचे 45 डिग्री। उसके बाद आएगा उपोष्ण। उपोष्ण पर कौन सा दाब? उच्च दाब, ऊपर की ओर, नीचे की ओर 23.5 डिग्री। कोई दिक्कत? अब है बिचला आएगा विषुवतीय निम्न दाब। विषुवतीय इसलिए कहा कि पूरे दुनिया को बराबर बराबर बीच में है। बीच में विषुवत रेखा किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को, या 0 डिग्री रेखा को। क्या डिग्री रेखा को? 0 डिग्री रेखा को, या इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि यह भूमध्य रेखा पूरे दुनिया में एकमात्र एक ऐसा देश है इक्वाडोर, जिसकी राजधानी जो है क्वेटो, वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा किस देश को काटती है सर्वप्रथम? ऐसे तो यह 13 देश को काटती है। ठीक है, सर्वप्रथम देश को काटती है इक्वाडोर। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। किसका? दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है इक्वाडोर। और उससे भी पहले एक द्वीप है हिंद महाद्वीप, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है गेलापागोस द्वीप। नाम क्या है? गेलापागोस द्वीप। उसको भी सबसे पहले काटता है भूमध्य रेखा। ठीक, अब गेलापागोस द्वीप किसका है? तो इक्वाडोर का है। तो कुल मिला के बात यह है कि यही है कि इक्वाडोर, गेलापागोस द्वीप इक्वाडोर का है। तो काटा किसको? इक्वाडोर को। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो जो है, क्वेटो यहाँ है। देखिए तो कहाँ है? यहाँ। ठीक है, भूमध्य रेखा यही बीचे बीच होगा, यही रेखा। ठीक है, चलिए मैप पे देखिएगा, समझ जाइएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखिएगा। अब बिचला वाला को नाम दिया गया विषुवतीय निम्न दाब। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पर कैसा दाब रहेगा? निम्न दाब रहेगा। कैसा दाब रहेगा? निम्न दाब रहेगा। और उसको कहते हैं डोलड्रम। उसको कहते हैं डोलड्रम। ये जो बनाए हैं इसको कहते हैं डोलड्रम। क्या कहते हैं इसको? डोलड्रम। अब डोलड्रम लिख दिया है यहाँ। क्या कहते हैं इसको? डोलड्रम। यहाँ से जो हवाएं चलती है उसको कहते हैं व्यापारिक पवन। कौन पवन? व्यापारिक पवन। इससे जो हवाएं चलती है उसको कहते हैं पछुआ पवन। कौन पवन? पछुआ पवन। और ध्रुव से जो चलती है इसे कहते हैं पूर्वा पवन। कौन पवन? अब ये बताएंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि कौन सा, ये तो पूछ सकता है कि कौन से जगह से कौन सी पवनें चलती है। ये पूछता है कि कौन से पवन का दिशा, इस पवन का दिशा किस तरफ होता है? उत्तर पश्चिम होता है कि दक्षिण पश्चिम होता है कि सीधे उत्तर होता है? समझे कि नहीं समझे? सब चीज कल जैसे बनाएंगे, आज ऐसे बनाए, कल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ताकि सारा डिटेल उसमें अट जाए। हमको समझना है, ये नहीं कि ग्लोब गोल है तो आपका टेढ़ा कैसे बन गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बताया जाए। तो विषुवतीय निम्न दाब क्या डिग्री? ऊपर की ओर, नीचे भी, ऊपर भी 10 और नीचे भी। तो भूमध्य विषुवतीय रेखा पर कौन सा दाब रहेगा? उसको डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या व्यापारिक पवन डोलड्रम में प्रवेश करेगी? तो नहीं।
व्यापारिक पवन डोलड्रम में प्रवेश करेगी? तो नहीं। व्यापारिक पवन किसके नियम का पालन करती है? तो फेरल के नियम का पालन करती है। फेरल एक खगोलवेता थे, खगोलविद थे, क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमी के जानकार थे। कौन? फेरल। फेरल एक क्या कहिएगा, खगोलविद बोल दिए कि खगोलवेता का नाम था क्या? फेरल। ठीक है, याद रखिएगा। फेरल के बारे में भी लिखे हैं एक लाइन, याद रखिएगा कि फेरल के व्यापारिक पवन किसके नियम का पालन करती है? फेरल के नियम का। क्या व्यापारिक पवन इससे भी आएगा? व्यापारिक पवन, इससे भी व्यापारिक पवन, इससे भी पछुआ हवा, इससे भी पछुआ हवा, इससे भी पूर्वा हवा, इससे भी पूर्वा हवा। हाँ, पूर्वा हवा क्या होता है? पूर्वा हवा बहुत दर्द देता है। क्या देता है? पुराने लोग को देखिएगा जिनको चोट उठ लगा रहता है, जब पूर्वा हवा चलता है तो कहते हैं कि ठहनाम दर्द उठी गलो, पूर्वा हवा चली गलो, लागे कि चली गलो पूर्वा हवा। जब ठोर फटल, ठोर मना होठ, होठ फटने लगता है तो क्या कहते हैं? कौन सा हवा चल गया? पछिया। मुंह सूखे लगल, कौन हवा? पछिया हवा। कौन हवा? पछिया हवा। कोई दिक्कत? याद रहेगा, ये बताएंगे कल बढ़िया से। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि डोल ड्रम में कोई भी हवाएं प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है। डोल व्यापारिक पवन फेरल के नियम का पालन करती है। व्यापारिक पवन अब कौन से पवन का दिशा कैसे होता है वो कल बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कि अब ये बता दें? मंडे। चलिए मंडे को है, सही है। कल संडे है, कल जय हिंद जय भारत पढ़ाएंगे। अच्छा बताते हैं, पहले खत्म होने दीजिए क्लास। ठीक है, चलिए देखिए। नहीं, ठीक है, करते हैं बात। पहले इसको पढ़ा देते हैं, पहले इसको पढ़ा देते हैं। निम्न विषुवतीय पर कौन दाब? विषुवत रेखा पर निम्न दाब क्या डिग्री? 0 डिग्री। ऊपर की ओर भी 10 डिग्री, नीचे की ओर भी। उसी में डोल ड्रम बना होता है। डोल ड्रम में कोई भी हवाएं प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आएगा फिर, जैसे देखिए, जैसे इसके ऊपर पहले आया उपोष, ठीक इसके नीचे आ जाएगा उपोष। तो उपोषण पर कौन दाब? उच्च दाब। यहाँ भी उपोषण पर उच्च दाब, तो यहाँ भी उपोषण पर ये था उत्तरी गोलार्ध, ये आएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये आएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उपोष्ण उत्तरी गोलार्ध में भी होगा, उपोष्ण दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। उपध्रुव उत्तरी में भी होगा और दक्षिणी में भी होगा। ध्रुव उत्तरी में भी होगा और तो जो वहां होगा वही यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिएगा इधर उपोष्ण पर क्या बोले? ऊपर की ओर 23.5 ऊपर। अब इसमें देखिए इधर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर क्या डिग्री है? दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर की ओर 23.5। किस पर? उपोष्ण पर। किस पर? उपोष्ण पर। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण पर नीचे की ओर कितना डिग्री है? और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण पे नीचे की ओर 35 डिग्री है। क्या डिग्री है? दोनों, एक का याद रहा, दूसरा का सिर्फ बैठा दीजिएगा, याद रह जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, अगला फिर आएगा उपध्रुव। कौन ध्रुव? उपध्रुव। उपध्रुव पर कौन सा दाब होता है? निम्न दाब। उपध्रुव पर निम्न दाब। यहाँ भी उपध्रुव पर दीर्घिकार लग गया, हसीकार होगा निम्न दाब। कोई दिक्कत? अब देखिए उपध्रुव पर ऊपर की ओर 66 66.5 था, तो यहाँ नीचे की ओर 66.5। कोई दिक्कत? नीचे की ओर 45 था, तो ऊपर की ओर 45। और ध्रुव पर तो बतेबे कि कौन सा दाब होता है? उच्च दाब होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चित्र को ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर भूमध्य रेखीय वायु दाब। कौन दाब? वायु दाब। भूमध्य रेखीय वायु दाब पेटी, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत के दोनों ओर, विषुवत के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक रहता है। क्या डिग्री तक रहता है? 5 डिग्री अक्षांश तक रहता है। क्या नाम से बता दीजिए, नाम से बता दीजिए। अच्छा, नहीं, दोनों नाम इसलिए रखे हैं कि दोनों का बतवा अब आएगा मजा। हाँ, जो विषुवत है वही भूमध्य है, और दोनों को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। EQUATER, इक्वेटर LINE, इक्वेटर लाइन। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी को क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। विषुवत के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक रहता है। कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखिए, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री, ऊपर की ओर 10 है, नीचे की ओर 10 है, अब बीच में क्या डिग्री है, 10 डिग्री। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी जो होती है उस पर विषुवत के दोनों ओर विषुवत रेखा खींचा जाता है ना, बीचे बीच, इधर भी 10 इधर भी 10 ना है, तो विषुवत रेखा बीचे बीच, तो बीचे बीच के ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे कहा गया, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार होता है। किसका विस्तार, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, कौन है, ये है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी का विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, ठीक है। किसका विस्तार, उपोष्ण का, उपोष्ण का विस्तार कितना से कितना के मध्य, 30 से 35 के मध्य, कोई दिक्कत। चलिए, वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, किसमें, वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, कोई दिक्कत। आगे चला जाए, अब देखिएगा यहां तक इसका हो गया कंप्लीट, ठीक। अब आ जाइए पवन संचार पर, किस पर, पवन संचार पर। हवाएं कैसे चलती है ध्यान दीजिएगा, हवाएं धरातल पर क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। धरातल, धरातल मतलब धरती, धरती क्या है, प्लेन है, ऊपर खबर है, पृथ्वी के इसी संरचना के कारण हवाएं चलती है, पृथ्वी के इसी संरचना के कारण क्या चलती है, हवाएं चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है, हवा जो है उच्च दाब से डोल रहा है, ऑफ कर दीजिए थोड़ा देर, इसमें पता चलता है कि कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, हवाएं जो हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, कहां जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, कौन सी, हवाएं, कोई दिक्कत। आगे चला जाए, चले देखिए, अब इधर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। फेरल, अभी तुरंत नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे, फेरल। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं की ओर घूम जाती है, क्या होती है। अब देखिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा ऐसे चलेगा, हवा ऐसे चलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में हवा ऐसे भागेगा, भाग दिया है, हवा कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा। फेरल का नियम यही हुआ, क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं घूम जाती है, कोई दिक्कत। किसका नियम है, फेरल का नियम, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब यहां तक खत्म हो गया। एक होता है कोरियोलिस बल, एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये सब एकदम बढ़िया से याद कीजिएगा, समझे। जितना मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा देते हैं वो अलग बात है, चाहे दीजिएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं उतने मेहनत से आप लोग भी इसको पढ़िए, ठीक है, बोलिए ना, हाँ। चलिए ठीक है, कोरियोलिस बल कौन बल, कोरियोलिस बल, पृथ्वी घूर्णन के कारण लगने वाले झटके, किसको, पृथ्वी के घूमने के कारण जो झटका लगता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। कौन बल, किसको कहेंगे, पृथ्वी के घूमने के कारण जो पृथ्वी पर हम लोग को झटका महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। इसमें हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी, कोई दिक्कत। कोरियोलिस बल किसे कहा गया, झटका महसूस होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसमें हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, इसको याद कीजिएगा ठीक से, ठीक।